पे सर्च किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सीबीएसई PYQ, तो वहां पे पता है क्या आया, कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्वेश्चन को दिखा रहे थे, क्वेश्चन दिखा रहे थे उसमें कि क्वेश्चन ये आया है पेपर में पिछले सालों में, और वो 5-10 सालों के पेपर दिखाए जा रहे हैं और वो सब कुछ दिखाया उन्होंने क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा बता दिया बस और सॉल्व करके दिखाया ही नहीं। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने क्वेश्चन लिखा और आंसर दिखा दिया, उसके बाद क्वेश्चन लिखा और जस्ट आंसर दिखा दिया, बट किसी ने भी ये नहीं बताया कि आंसर लिखना सीखे कैसे। लोग कहते हैं कि लॉन्ग आंसर है तो उसके लिए पहले पॉइंट बना लो। यहाँ पे हम वो सब चीज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, कैसे सोचते हैं आंसर को अपने दिमाग के अंदर, उसके बाद कैसे आंसर लिखा जाता है वो सब। तो आंसर लिखना कौन सिखाएगा भाई, आंसर लिखना भी तो सिखाना जरूरी है। तो वो सीखेंगे आप इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या करा है, हमने 2024, 2023, 2022 और 2021 और 2020 यानी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं, जितने भी सवाल आए हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन इनकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन। इन्होंने बोला कि 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का नाम लिखे। तो एक बार माइंड में थोड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड में आइडिया बना लेते हैं इसका आंसर मैं लिखने कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तो बहुत सारे पढ़े हमने, प्रोटेंडरी पढ़ा है, प्रोटोगाइनी पढ़ा है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी पढ़ा है हमने, इमैस्कुलेशन पढ़ा है, बहुत सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े हैं, बैगिंग भी होता है उसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 है इसमें से हम, अच्छा क्या मैं प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी को क्या एक में इंक्लूड करके डाइकोगैमी बोल सकता हूँ, है ना, बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत आंसर आ रहे हैं, 5 आंसर आए मैंने बताया। अब उसको हमें एक्सप्लेन करना है। क्या आप सबको इसका मतलब पता है? अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब देखिए आंसर लिखना सीखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं। तो मैंने आंसर लिखना शुरू किया, 2 आंसर लिखना सीखना है आपको, 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और अगर आप सच में बता रहा हूं मेरे साथ साथ लिखने लग जाएंगे ना और सोचने लग जाएंगे जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, तो आपके लिए आंसर लिखना और आसान हो जाएगा। 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट, मतलब मैं यहां तक लिख दूंगा, हमें तो 5 पता है बेसिकली, या फिर ऐसे बोले 4 बोल देते हैं। कैसे? डाइकोगैमी, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये चारों पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई सा 2 ले लेते हैं। मेरे मन में आया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे मन में आया कि डाइकोगैमी लिख दूं। तो 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड, फर्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी लिखूंगा और इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में मैं लिखूंगा, पता है डाइकोगैमी क्या होता है, जब मेल या फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो मैं लिखूंगा इट इज अ कंडीशन, एक्सप्लेन भी करना है ना इसको कि ये कैसे इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन में करता है, तो बताना पड़ेगा। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, ये कंडीशन ही तो है, इट इज अ कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे डेवलप होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप एट डिफरेंट टाइम। फिर उसके बाद लिखेंगे डिफरेंट टाइम पे डेवलप होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे ये क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता है। इट इज अ कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस टाइम ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड। अब ये सिंक्रोनाइज क्या होता है, सिंक्रोनाइज यानी कि एक तरह से टाइम की मैचिंग ना हो पाना, नॉट बी सिंक्रोनाइज यानी कि सेम टाइम पे ना हो पाना। दैट्स वाई इट हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं डाइकोगैमी हो गया, और हम एक और चीज लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, सेल्फ
इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। याद है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है? याद है? जब जेनेटिकली वो कॉम्पेटिबल नहीं होते, तो मैं लिखूंगा फ्लावर्स आर नॉट जेनेटिकली कंपैटिबल। फ्लावर्स आर नॉट जेनेटिकली कंपैटिबल नहीं होते भाई वो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। फ्लावर्स आर नॉट जेनेटिकली कंपैटिबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सो दे डू क्रॉस पॉलिनेशन। अब बताइए, आपको आंसर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है? सच बताना, कमेंट करके जरूर बताना। आंसर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है? इतनी सिंपल इंग्लिश यूज हो रही है यहाँ पे, और इसमें आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, इसीलिए। तो मैंने कैसे सोचा, कैसे आंसर लिखा, और कैसे कैसे वर्ड यूज करे, कितने सिंपल वर्ड यूज करे कहाँ पे। अब बोलेंगे सिंक्रोनाइज, तो बहुत मुश्किल वर्ड है। सिंक्रोनाइज वर्ड को हम ना अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो हम फेमिलियर हो जाएंगे इस वर्ड से भी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज करी गई है यहाँ पे, मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश यूज करने की कोशिश करी है, और आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब सवाल उठता है कि अब मैं क्या करूं ऐसा जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनर की जो नजर है वो मेरे आंसर पे जाए, उसकी वजह से वो नंबर दे दे। देखिए क्या करूंगा। डाइकोगैमी, तो मुझे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ये दोनों चीज देखते ही वो हमें नंबर दे देगा। पर यहाँ पे अगर कुछ चीजें हैं जिसपे मुझे अंडरलाइन करनी है, तो मैं वहां पे लिखूंगा, मैं अंडरलाइन करूंगा उस पे डेवलप। मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर देता हूं, आपको और आसानी होगी। मैं क्या करूंगा, मैं डेवलप एट डिफरेंट टाइम पे अंडरलाइन करूंगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नजर इस पे जाएगी और वो इसी वर्ड को वो ढूंढ रहा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैंने इस वर्ड में डिफरेंट को सेम कर दिया तो इसका मीनिंग पूरा ही पलट जाएगा, इसीलिए। तो आपको ये देखना है किस वर्ड को अंडरलाइन करोगे। कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपको देखना है कि अगर मैं उस वर्ड की जगह कुछ और लिख दूं तो क्या उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लो। इसमें किसको अंडरलाइन करूं? नॉट जेनेटिकली कंपैटिबल को अंडरलाइन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। यानी कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है? डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से? जब वो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा था वहां से शुरू करना है। स्टिग्मा पे जब जर्मिनेशन हो रहा था, जब मेंटेनिंग द प्लॉइडी ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एंड। जो एंड प्रोडक्ट जो कि फॉर्म हुआ है, एंड प्रोडक्ट क्या था, याद है क्या कुछ? प्राइमरी, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस और जाइगोट, ये फॉर्म हुआ था अगर याद हो तो। ये एंड प्रोडक्ट था। और क्या करना है? स्टेट द रोल ऑफ सिनर्जिड। भाई सिनर्जिड का क्या रोल है? सिनर्जिड क्यों है वहां पे, कर क्या रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिनर्जिड का क्या रोल है ये भी बताना है हमें। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है तो हम लिखने जाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म, इन एन एंजियोस्पर्म starts when आफ्टर पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन के बाद? जब क्या होता है आफ्टर पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन है वो उड़ करके या किसी भी तरह से, किसी मीडियम से आ सकता है। वो कहाँ पे आया? वो स्टिग्मा पे आया। स्टिग्मा पे आने के बाद वो क्या होता है, अगर वो कंपैटिबल है तो वो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। एक बार आउटलाइन देख लेते हैं कैसे होगा आंसर की आउटलाइन, फिर हम खुद लिखना सीख जाएंगे। क्या बोला मैंने? डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर स्टार्ट करें हम पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से, तो अगर पोलन ग्रेन गया स्टिग्मा के ऊपर, वो कंपैटिबल है, तो उसके बाद वो पोलन जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होते टाइम क्या होगा, वो मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बनाएगा। जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट बनाएगी। आगे जाके जब डिवाइड हो जाती है ट्यूब न्यूक्लियस बनाती है। फिर वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर जाके जब सिनर्जिड के रास्ते के थ्रू जाता है, मतलब पोलन ग्रेन क्या करता है, ट्यूब न्यूक्लियस बना लेता है, और अपने जो 2 न्यूक्लियस है
वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस सिनर्जिड में डाल देता है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डाल देता है। फिर उसके बाद आगे वहां से एक मेल गैमेट जो है वो एक्स सेल में जाता है और एक मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, और सिनर्जिड सेल जो है अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसने उसको न्यूट्रिशन दे दिया आगे बढ़ने के लिए, उसने उसको न्यूट्रिशन दे दिया। फिर उसके बाद उसने जो एक मेल गैमेट है वो एक्स से फ्यूज कर गया तो उसने जाइगोट बनाया, दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर दिया तो 3n बन के वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो इस तरह से प्लॉइडी लेवल भी मेंटेन हो गई। और इसमें सिनर्जिड का क्या रोल था? सिनर्जिड का रोल ये था कि जो ट्यूब न्यूक्लियस थे, यानी कि जो पोलन ग्रेन के जो दो न्यूक्लियस थे, दो मेल गैमेट थे, वो सिनर्जिड में ही आए थे, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में ही आए थे वो। तो ये उसका रोल हो गया, ये हम लिख देंगे। तो आउटलाइन पूरा पता चल गया हमें। चलिए अब लिखना सीखते हैं, आप मेरे साथ लिखना सीख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म स्टार्ट्स व्हेन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains go on stigma if, फुल स्टॉप लगाएंगे फिर लिखेंगे if pollen grain is not compatible, अगर ये compatible नहीं होगा तब क्या होगा? If pollen grain is not compatible, then further यानी आगे, further आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी, further no any कोई भी आगे कोई भी no any process will occur, मतलब कोई भी प्रोसेस आगे नहीं होगी। But if pollen grain is compatible, कंपैटिबल का समझ पा रहे हैं, मतलब कि उसके लिए कंपैटिबल यानी कि उसके लिए पूरा है एक तरह से मान लीजिए। बट इफ पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल देन इट इज, तो इसको कौन पहचान लेगा? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टिग्मा स्टाइल ओवरी किसका पार्ट है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गाइनोशियम, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहां तक हमने क्या लिखा देखे, डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म स्टार्ट्स व्हेन आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains go on stigma. If pollen grain is not compatible, then further no any process will occur. But if pollen grain is compatible, then it is recognized by female part of the flower. तो ये फीमेल पार्ट जो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड जर्मिनेशन of pollen grains will start, मतलब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक हमें समझ आ गया कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद क्या होगा? आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, आफ्टर germination of pollen grain, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद क्या होने वाला है? आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल डिवाइड करते हैं कि जनरेटिव, तो यहाँ पे हम जनरेटिव सेल लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जनरेटिव सेल start dividing, generative cell starts dividing to form, इतना बड़ा आंसर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 4 मार्क्स का है इसीलिए।
After germination of pollen grain, generative cells starts dividing to form two male gametes. Two male gametes. These two male gametes go into cytoplasm of synergids. These two male gametes go into cytoplasm of synergid and further one male gamete fuse, क्या लिखा, double fertilization in an angiosperm starts when after pollination pollen grains go on stigma. If pollen grain is not compatible, then further no any process will occur. But if pollen grain is compatible, then it is recognized by female part of the flower and germination of pollen grains will start. After germination of pollen grain, generative cell starts dividing to form two male gametes. These two male gametes go into cytoplasm of synergid and further one male gamete fuse with egg cell न्यूक्लियस. ये बात तो पता है, ठीक है. अगर यहां तक आंसर बनाना समझ आ तो और आंसर लिखते हैं इसका आगे. हमने कहां तक कर लिया था, अभी तक एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो चुका था. अब लिखेंगे अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद अनदर मेल गैमेट. जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किससे, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई ऑफ central cell which is 2n diploid, यानी कि डिप्लॉइड सेल है. कौन सी सेल, सेंट्रल सेल. दैट रिस्पेक्टिवली make 2n जाइगोट. उससे जाइगोट बना था जो पिछले वाला मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ था, उससे जाइगोट बना था. दैट रिस्पेक्टिवली मेक जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. 3n होता है ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसलिए 3n लिखा है. एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. ये क्या है, सिनगैमी है और ट्रिपल फ्यूजन है. दिस इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन कलेक्टिवली कॉल्ड, ऐसे लिखते हैं, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये वाली प्रोसेस हो गई. यहां तक अगर आपने कर लिया तो 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं. डबल फर्टिलाइजेशन 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं. अब एक चीज है जो बची हुई है, वो क्या, एंड प्रोडक्ट भी हमने देख लिया. एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट पे अंडरलाइन कर देते हैं, जाइगोट है और PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. ये तो हो गया. अब बात करते हैं इसकी, स्टेट द रोल ऑफ सिनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस. तो आप लिखेंगे रोल ऑफ सिनर्जी, ये ना आपको अगले पैराग्राफ में लिखना है, थोड़ा सा हटा के, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग हो गया, इसी में अलग हो गया, इसीलिए. द रोल ऑफ सिनर्जिड्स
is to stay male gametes in cytoplasm and give nutrition until the process go further। यानी कि जब तक ये प्रोसेस आगे नहीं होती, जब तक क्या करना है, जब तक हमें ये जो सिनर्जी है ये क्या करेगी, मेल गैमेट को स्टे करेगी, रखेगी और उसको न्यूट्रिशन देगी। ये इसका काम हो गया। व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, 1 मार्क का है तो 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रीसीड दैट ऑफ एम्ब्रियो, तो लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म precedes that of the embryo। यानी कि पूछ रहे हैं कि एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो से। एक बात मुझे बताओ, एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है? एंडोस्पर्म यानी फूड फॉर एम्ब्रियो। तो पहले खाना होगा तभी तो एम्ब्रियो आएगा, तभी तो जिंदा रहेगा। ये नहीं कि एम्ब्रियो आएगा कहाँ से जब तक कि फूड ही नहीं रहेगा। तो फिर तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स दैट ऑफ द एम्ब्रियो बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, इसीलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसीलिए। अगला सवाल है, सो द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका डेवलपमेंट दिखाना है? मेगास्पोर मदर सेल का अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जब तक कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं बन जाता, जब तक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम्स ओनली। बस मतलब कि सिर्फ डायग्राम ही बनाना है हमें, तभी जा करके इसका आंसर होगा। तो मेगास्पोर मदर सेल अप टू द जनरेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे होता है ये हमें पता है अच्छे से, हमने ये डायग्राम भी बना रखा है और इसको आपने देखा होगा। अगर थ्योरी लेक्चर आप पढ़ के आए तो आपने उसमें देखा होगा इसको। तो कैसे बनाते हैं देखिए, मेगास्पोर मदर सेल से शुरुआत करते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये साइड में इसके क्या है, न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। और ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी न्यूक्लियस है। देन इसके बाद क्या होता है, ये जो है मेगास्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करती है, मियोसिस करती है। और मियोसिस करके ये 4 इसमें अपने अंदर अरेंज करती है, ऐसे करके 4 सेल्स को अरेंज करती है, 4 सेल्स को अरेंज करती है। उसमें से फिर उसके बाद क्या होता है हमें पता है, मियोसिस, इसका मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना क्या कहलाता है, 4 मेगास्पोर बन गया तो इसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। और ये कौन सा एंड है, चार्ल्जल एंड। और ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता है कि चार्ल्जा वाला सर्वाइव करता है और बाकी ये सारे हट जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से ये यहाँ आता है। देन उसके बाद ये वाली कंडीशन तो आपको बनानी है ही। ये जो है ये माइटोसिस करता है, और फिर ये इसका 4 बनाता है, सॉरी 1 से 2 बनाता है, माइटोसिस में 1 से 2 बनाता है। देन उसके बाद एक और माइटोसिस करता है और ये 4 बनाता है, 1 2 3 4। फिर ये एक और बार माइटोसिस करता है और फिर ये 4 बनाता है, 1 2 3 4 से 8 बन जाते हैं। 5 6 7 8 हो गए। देन उसके बाद ये क्या होता है, ये सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी माइटोसिस ही होता है, ये अपने आप को ये सेल्स अरेंज कर लेते हैं। 3 सेल्स यहाँ पे आ जाती है,
दो न्यूक्लियस, सॉरी, दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं, दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं, इसके पीछे चला जाता है। फिर ये आगे जाके और डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद ये क्या बनाता है, ऐसे करके इसको अभी हमें डायग्राम को लेवल भी करना है लास्ट में। इसने 3 एंटीपोडल सेल बनाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने बनाया पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेंट्रल सेल, इसकी सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल। और यहाँ पे होता है सिनर्जिड, सिनर्जिड, ये हो गए सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स हो गए। और ये जो है ये क्या है, एग सेल, एग सेल। तो ये जो है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन चुका है, डायग्राम एकदम बन के तैयार हो चुका है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से शुरुआत हुआ और ये कहाँ तक गया, मैच्योर एम्ब्रियो सैक तक। तो ये डायग्राम है, ये 3 मार्क्स का है, इसे डायग्राम के थ्रू ही लेवल करना था और हर चीज इसमें लेवल करके दिखा देनी थी हमारे पास। तो 5वां सवाल क्या है, हाउ डज गाइटेनोगैमी डिफर फ्रॉम जीनोगैमी, कि गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी डिफर कैसे करता है। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी, और यहाँ पे हम लिखेंगे जीनोगैमी, जीनोगैमी। और एक और चीज, चाहे डिफरेंस कितने भी मार्क्स का है, चाहे 1 मार्क का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का, 4 का, 5, कितने भी मार्क्स का डिफरेंस आए, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों को बॉक्स बना करके लिखना है डिफरेंस में, तभी जा करके आपका सवाल अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन लिख देते हैं और फिर नीचे लिख देते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। इधर क्या है, सामने सामने में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो गाइटेनोगैमी में क्या होता है, व्हेन द पॉलिनेशन, हमें लिखना है व्हेन द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन occurs on same plant of different flower which is genetically similar, इट इज कॉल्ड गाइटेनोगैमी, ऐसे लिख सकते हैं। आपको अंडरलाइन करना है सेम प्लांट पे और डिफरेंट फ्लावर पे और जेनेटिकली सिमिलर होता है, ये बात चीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जीनोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन 2 प्लांट्स ऑफ species of same species, दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी, ऐसे करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें किस पे अंडरलाइन करना है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है 2 प्लांट्स, इस पे आपको अंडरलाइन करना है। तो इसका डिफरेंस समझ आ गया 1 मार्क्स का कैसे आता है, ठीक है। अगला जो सवाल है उसका आंसर बहुत छोटा है, उसका आंसर क्या है, देखिए आपसे पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ फ्लावर्स दैट आर इनवेरिएबली, इनवेरिएबली यानी कि कॉन्स्टेंटली, हमेशा, इनवेरिएबली यानी कि हमेशा, हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमस। ऑटोगैमस मतलब क्या, कि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसमें ऐसा कौन सा होता है, ऑटोगैमस। तो अगर एक बात बताओ, टाइप ऑफ फ्लावर पूछा है इन्होंने, फ्लावर का नाम नहीं पूछा है, टाइप ऑफ फ्लावर पूछा है। तो कौन सा फ्लावर होता है, किस तरह का फ्लावर होता है, याद आ रहा है कि हमने 2 तरह के फ्लावर पढ़े थे, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। तो कौन सा है, क्लिस्टो यानी बंद, तो बंद वाले फ्लावर में तो ऑटोगैमी होती है, सिंपल सा तो है। तो इसका आंसर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन देखते हैं हम 2023 में जो आ रखे हैं, वो है वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम
क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर हम क्रॉप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को जो कि इन्वॉल्व है मेकिंग श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन पोलिनेट की जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वही पोलिनेट करे किसको, स्टिग्मा को, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे बुक के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जहां से शुरू हुआ है तो वो पूरा पैराग्राफ ही इन्होंने पूछ लिया एक तरह से। अगर वो पूरा पैराग्राफ वैसा का वैसा हम याद करके लिख के आ जाए तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बट हम अपने तरीके से आंसर बनाना सकते हैं क्योंकि हम 12th क्लास में रट के आंसर थोड़ी ना जाएंगे, हम समझ करके आंसर लिखेंगे। तो देखिए क्या करने जा रहे हैं हम आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका यह है कि हम लिखेंगे द स्टेप्स इन्वॉल्व in artificial hybridization are following। क्या स्टेप होगा, एक बार इसका आउटलाइन देख लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं दिमाग में कि लिखेंगे क्या हम। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक पहले हमें क्या करना है, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और हम चाहते हैं कि उस पर कोई डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही आए तो हमें क्या करना है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन आए मतलब क्या, उसका नहीं आना चाहिए। यानी बाइसेक्सुअल देखिए समझना, ध्यान से समझना, पहले समझ लेंगे फिर आंसर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, उसका है कोई स्टिग्मा स्टाइल और ये है उसका ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो और यहाँ पे आ रहा है इसका मेल पार्ट, ये सब है इसका मेल पार्ट, ये इसके मेल पार्ट है, ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये इसके मेल पार्ट है। तो इन्होंने क्या बोला है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, फीमेल ये रहा मेल ये रहा, तो मेल फीमेल दोनों पार्ट है। तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, इस वाले पोलन ग्रेन से नहीं करवाना है कि इस वाले से करवा दो, नहीं ऐसा नहीं करवाना है, आपको क्या करवाना है, किसी डिजायर्ड दूसरे पोलन ग्रेन से करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए एक काम करते हैं ना, जो मेल वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर मेल वाले पार्ट को मान लीजिए हमने नहीं हटाया तो क्या होने वाला है, तो इसका जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आकर के इसके ऊपर जाकर के पोलिनेट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसका जो ये इसको है एंथर, इसको रिमूवल कर देते हैं। तो पहले काम करते हैं, इसको एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो मैं जा रहा हूँ एंथर को रिमूव करने, मैंने पहले एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने रिमूव कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लांट है अब इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, पर फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ है अभी अच्छी तरह से। तो मैं क्या करूंगा, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाए जब तक मैं इसको बैग में पैक करके रख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बैग में पैक करके रख देता हूँ। तो मैंने इसको बैग में पैक करके रख दिया। अब ये जब मैच्योर हो गया तो मैंने इसको हटा दिया और अब इसको पॉलिनेट करवा दिया डिजायर्ड पोलन ग्रेन से, पॉलिनेट करा दिया डिजायर्ड पोलन ग्रेन से, ठीक है। तो क्या यही स्टेप्स है जो कि इन्वॉल्व है। तो अब इसी को हम एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखने जा रहे हैं। हमें समझ आ गया आंसर की आउटलाइन क्या है, अब इसी को हम लिखने जा रहे हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर फॉलोइंग। और इसमें ये एक बात बताऊं मैं, इसमें 3 स्टेप बन रहे हैं, 1 2 3 स्टेप। देखिए नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, एंड वी रिमूव एंथर ऑफ, वी रिमूव एंथर पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो एंथर पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। वी रिमूव एंथर पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऐसे लिखेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, पता है, याद है कुछ, इमैस्कुलेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बैगिंग करना है। इमैस्कुलेशन हो गया, अब बैगिंग करते हैं। बैगिंग के लिए क्या करेंगे हम, देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब एन आफ्टर, अब लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे आफ्टर दिस
आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करेंगे अब हम, आफ्टर दिस वी कवर द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर विद अ बैग so that this will not pollinate by undesired, अनडिजायर्ड यानी जिसको हम नहीं चाहते उसकी बात हो रही है, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। ऐसा ना हो कि अनडिजायर्ड हमने क्या किया, आंसर तो हटा दिया तो हमने सोचा अब उससे नहीं होगा, पर कोई और सा भी तो आ सकता है जिसको हम चाहते नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर जो है, बाहर से जो उड़ के आने वाला पोलन ग्रेन वो भी हम नहीं चाहते, पर हमें तो वो चाहिए ना जो हम चाहते हैं। तो आफ्टर दिस वी कवर द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर विद अ बैग so that this will not pollinate by undesired pollen grains, undesired pollen grains. This process is called, this process is called bagging, इसको हम कहते हैं बैगिंग। ये बात तो आपको पता ही है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे अब हम, आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर, ऐसे लिखते हैं, आफ्टर द फुल मैचुरेशन, यानी पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, फुल मैचुरेशन ऑफ फीमेल पार्ट, आफ्टर द फुल मैचुरेशन ऑफ फीमेल पार्ट वी, हम क्या करेंगे, वी कॉन्टैक्ट दिस विद डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं उस वाले पोलन ग्रेन से कर देंगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। दिस इज हाउ इट इज अचीव्ड, ऐसे लिखेंगे, दिस इज हाउ इट इज अचीव्ड। ये कैसे हुआ ये प्रोसेस, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो इतना ये आपको समझ आ गया है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। हमने क्या किया, पहले तो हमने इमैस्कुलेशन किया, देख लेते हैं एक बार, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, इमैस्कुलेशन, फिर हमने किया बैगिंग, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉन्टैक्ट करा दिया। ये 3 प्रोसेस है। हमने क्या क्या किया, इमैस्कुलेशन करी, बैगिंग करी और फिर कॉन्टैक्ट करा दिया। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट याद है, जब एक मेगास्पोर, 4 थे, 4 में से सिर्फ एक ही डिवाइड करता है, तो उसे एक मेगास्पोर से बनना, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है, वो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, क्या आपको ये पता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर फंक्शनल यानी क्या, जो अब काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस से, तो 2 न्यूक्लियेट बनाता है, फिर दोबारा डिवाइड करता है 2 बार और, तो 4 से फिर 8 बनाता है, 4 फिर 8 बनाता है, और फिर वो 8 अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं ताकि वो एम्ब्रियो सैक बन जाए, और इस तरह से एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है, सिंपल। तो वही हमें लिखना है। अब समझ आ चुका है, तो अब लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक ओनली 1 out of 4 megaspore is functional, that's nucleus divide by mitosis to form 2 nucleate condition
एंड आफ्टर दिस फर्दर, इसके बाद क्या होता है फर्दर, टू मोर सिक्वेंशियल यानी एक के बाद एक, सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन ऑफ दीज न्यूक्लियस अक्कर, इस न्यूक्लियस का होता है सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन ऑफ दीज न्यूक्लियस अक्कर टू फॉर्म 4 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट से 4 न्यूक्लिएट हो गया, फ्रॉम 4 न्यूक्लिएट फॉलोड बाय 8 न्यूक्लिएट फॉलोड बाय मतलब उसके बाद, फॉलोड बाय 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। एट लास्ट these 8 nucleate arrange to form 7-celled 8 nucleate condition to form एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल। ठीक है, इतना समझ आ गया कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक 1 आउट ऑफ 4, इस पे अंडरलाइन करना जरूरी है। 1 आउट ऑफ 4 किससे डिवाइड करता है, माइटोसिस के थ्रू। पहले 2 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, फिर 4 न्यूक्लिएट बनती है, फिर 8 न्यूक्लिएट बनती है, और लास्ट में 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। इससे ओवल बनकर तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगेन ये एनसीईआरटी का सवाल है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करना है और इसमें किसी 4 पार्ट्स को हमें लेवल करना है। ऐसा नहीं कि सारे करने लग गए, कोई से भी 4 करने हैं बस। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही आसान सा डायग्राम है, 2 मार्क्स का आ रखा है, पूरे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको इसमें। देखिए कैसे करना है। आपको ये वाला डायग्राम याद होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। हाँ, तो इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे करके ये कंडीशन होती है, ऐसे होता है इसके अंदर, और यहाँ पे ये फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे सब सारे के सारे मैं आपको लेवल कर दूंगा। आपकी मर्जी कि आप किसको लेवल करना चाहते हैं और किसको छोड़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, ये एंटीपोडल है, ये सिनर्जिड्स है, पीछे एक्सेल है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि सेंट्रल सेल में जो होती है वो वाली है। ठीक है, अब इसको अब लेवल करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, ये जो तीनों की तीनों है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो है ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड, ये चलाजल एंड है। ये जो है ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल्स है। ये जो है सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, और ये जो न्यूक्लियाई है ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो है ये एक्सेल है, एक्सेल, और ये जो है ये दोनों के दोनों ये है सिनर्जिड्स, और ये जो है ये है फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 के 6 मैंने लेवल कर दिए, पर आपको कोई से भी 4 करना है, जो भी आपको 4 इसमें से आसान लगता है वो आप लेवल करके। अब ये देखिए 2022 में एक सवाल आया जो कि असर्शन रीजन का सवाल है। इसमें हमें क्या करना होता है, असर्शन रीजन को ध्यान से देखना होता है। तो असर्शन क्या है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक्स एल्बुमिनस सीड में। ऐसा ये कह रहे हैं कि एक्स एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये तो सही बात है, एकदम असर्शन सही है।
कैस्टर पी और बीन्स, कैस्टर नहीं, कैस्टर तो नहीं, इसमें एक्स एल्यूमिनस में कैस्टर कहाँ से आया, पी और बी तो हो सकता है, तो ये रीजन गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। पेरिस्पर्म क्या होता है याद कीजिए, बचा हुआ जो न्यूसेलस होता है उसे कहते हैं, जो कि रेजिडुअल, ये क्या होता है, रेजिडुअल यानी बचा हुआ, परसिस्टेंस यानी जो है, परसिस्टेंस, रेजिडुअल, परसिस्टेंस, परसिस्टेंट, न्यूसेलस, न्यूसेलस ये होता है। पेरिस्पर्म किस में होता है, ब्लैक पेपर और बीट में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पेरिकार्प, वॉल ऑफ फ्रूट, वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। सिनकार्पस, पिस्टिल, पिस्टिल आर फ्यूज्ड, उसे कहते हैं सिनकार्पस। जबकि एपोकार्पस क्या होता है, पिस्टिल आर फ्री। और फ्लूमिल क्या होता है, फ्लूमिल इज शूट अराइजिंग, मैंने याद कराया था आपको, फ्लूमिल इज शूट अराइजिंग पॉइंट। जबकि रेडिकल क्या होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, रूट अराइजिंग पॉइंट, रूट अराइजिंग पॉइंट। 2021 के सवाल पे अब हम आ चुके हैं। पहला सवाल है, कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई, एक अगर कोई प्लांट है वो मुंबई में फ्लावरिंग कर रहा है, बी पॉलिनेटेड बाय पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम है, न्यू दिल्ली के जो न्यू दिल्ली में सेम स्पीसीज का एक प्लांट है, क्या उससे ये पॉलिनेट हो सकता है, ये हमें बताना है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करना है इनको। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो ये देखते हैं पॉसिबल है नहीं। देखिए सेम स्पीसीज है, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो कि अंश मायर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या बात है, वो ये है कि सेम स्पीसीज हो तो पॉलिनेशन हो सकता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या ये विंड के थ्रू ऐसा हो सकता है कि कोई हवा मुंबई से चल के दिल्ली तक आई और उसने पोलन ग्रेन को अपने हवा के अंदर ही रखा, एक बार भी छोड़ा नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। और हो सकता है उससे पहले वो पॉलिनेट कर जाए, क्योंकि कहाँ दिल्ली और कहाँ मुंबई बहुत दूर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि पोलन ग्रेन को किसने प्रिजर्व कर लिया और मुंबई वाले प्लांट वाले पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके सेम स्पीसीज को दिल्ली वाले में जा करके उसे उसे फर्टिलाइज करवा दिया, तो ऐसे करके पॉसिबल हो सकता है। तो क्या ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है या फिर स्टोरिंग पोलन ग्रेन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, हाँ, तो हम ये लिखने जा रहे हैं यस इट इज पॉसिबल टू, यस इट इज पॉसिबल टू पॉलिनेट अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई, flowering in Mumbai, flowering in Mumbai to same species of New Delhi. It is possible by two way that are artificial hybridization, आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे सोच रहा हूँ आंसर और कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज पॉसिबल बाय टू वे दैट आर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एक तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है, एंड स्टोरिंग पोलन ग्रेन्स, दो तरीके से पॉसिबल है। तो ऐसा करते हैं, जो आंसर है उस पर अंडरलाइन कर देते हैं, एक तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक स्टोरिंग पोलन ग्रेन से पॉसिबल है। क्या सवाल ये है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पिस्टिल, हमें पिस्टिल का डायग्राम ड्रॉ करना है, वेयर पॉलिनेशन, जहां पे पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और लेवल भी करना है इसके पार्ट्स को जो कि इसमें इन्वॉल्व है मेल गैमेट्स के पहुंचने में, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो देखिए ध्यान से देखना, ये है स्टिग्मा, और उसके बाद है स्टाइल, एंड देन उसके बाद ओवरी, ये ओवरी है,
ये है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब क्या हुआ, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया। पोलन ग्रेन जो आया है यहाँ पे, उसने अपने अंदर ट्यूब न्यूक्लियस जनरेट करा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक छोटा छोटा बना देते हैं यहाँ पे हम, ऐसा होता है। फिर ये वाला जो है ये पीछे से एंटर करता है माइक्रोपाइल की तरफ से, पीछे से। ठीक है, अब हम इसको लेबल करते हैं, इन्होंने लेबल करने के लिए बोला है ना, इसीलिए। तो ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ये क्या है, ट्यूब सेल, ट्यूब सेल, और इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, जो कि फर्टिलाइजिंग है, यानी फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइजिंग। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम इन्होंने बनाने के लिए हमें बोला था। ये 3 मार्क का डायग्राम है, इसमें हमने लेबल किया है। इसी 2020 का सवाल है और ये आखिरी सवाल है, ये पहला सवाल है और ये आखिरी सवाल भी है, क्योंकि जो सीबीएसई 2020 में एक ही सवाल आया था, वो भी 3 मार्क का, जो कि आया था डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। हमें एक्सप्लेन करना था डबल फर्टिलाइजेशन को। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है जब जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और वो 2 मेल गैमेट बनाता है और वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाता है। फिर उसके बाद वो उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई वाले सेल के पास, पोलर न्यूक्लियाई वाले सेल यानी सेंट्रल सेल के पास जाता है। वहां से वो एंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि 3n कंडीशन बनाता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जबकि दूसरा वाला जो मेल गैमेट होता है वो जाइगोट बनाता है और उसे बोलते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बस जो मैंने बोला अब उसको एक्सप्लेन करना है, सिंपल। कैसे एक्सप्लेन करें, देखिए ध्यान से। तो हम शुरुआत करेंगे, when generative cell in pollen grain divide, जब जनरेटिव सेल इन अ पोलन ग्रेन डिवाइड्स, it form 2 मेल गैमेट। तो ये 2 मेल गैमेट बनाता है, कितने, 2 मेल गैमेट दैट गो इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाता है। आफ्टर दिस 1 मेल गैमेट गो इनटू नहीं लिखेंगे, फ्यूज लिखेंगे। 1 मेल गैमेट फ्यूज, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस with polar nuclei of central cell 2n to fuse with polar nuclei of central cell। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। एज क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि एज 3n सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल फॉर्म अनदर मेल गैमेट। अब दूसरा मेल गैमेट का क्या होता है, वो जाइगोट से फ्यूज करता है। तो लिखेंगे अनदर मेल गैमेट फ्यूजिस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट 2n, विच इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी, विच इज कॉल्ड सिनगैमी।
दिस प्रोसेस सिनगैमी एंड ये जो प्रोसेस है सिनगैमी एंड दिस प्रोसेस सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन is collectively called डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको हम, सिंपल डबल फर्टिलाइजेशन इट इज द फीचर, ये किसका फीचर है, ये फीचर है, इट इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फीचर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब इसमें अंडरलाइन कहाँ का करना है, इसका आंसर हमने बना लिया है। व्हेन द जेनेटिक सेल इन पॉलन ग्रेन डिवाइस इज फॉर्म 2 मेल गैमेट बनता है, और एक वहां पे क्या क्या होता है, हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है ट्रिपल फ्यूजन पे, और सिनगैमी भी होगा कहीं, जाइगोट टू कॉल्ड सिनगैमी, तो डबल फर्टिलाइजेशन। बस ये अपने आप उसके बाद एग्जामिनर इसको देख लेगा अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, और फिर उसके बाद वो समझ जाएगा कि आपने आंसर एकदम सही लिखा है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर समझ आया अच्छे से एकदम। आपको क्या करना है, आपके सारे के सारे सवाल आंसर लिखना सीखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में इस वीडियो को देख के हेल्पफुल हुआ है, आपको आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप पक्का आप इसके नीचे जाके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि हाँ हमें आंसर लिखना आ चुका है। थैंक यू वेरी मच।